बहुत समय पहले की बात है। चरणपुर नाम के राज्य में अर्जुन सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा अर्जुन सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा वीर सिंह, जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था, जो अपना सारा समय खाने पीने और अखाड़े में गुजारता था, वो कभी अपने पिता के साथ महल में लगने वाले राजसभा में शामिल नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सिंह का छोटा बेटा, जिसका नाम ज्ञान सिंह था, जो अपना सारा समय अपने पिता के साथ में रहकर राजमहल में लगने वाले राजसभा में ज्यादा समय बिताता था और वो अपने पिताजी से राज्य को चलाने के तरीके सीखता रहता था। चरणपुर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई समस्या आती तो वो भी राजा अर्जुन सिंह दूर कर दिया करते थे। राज्य में तो कोई समस्या नहीं थी, परंतु अर्जुन सिंह के सामने अब एक समस्या आन पड़ी थी, जो थी चरणपुर का नया राजा चुनने की। क्योंकि वीर सिंह और ज्ञान सिंह अब इतने बड़े हो चुके थे कि उसे अब इन दोनों में से एक को चरणपुर का राजा बनाना ही होगा। इसी चिंता में वो राजमहल के बाहर वाले बगीचे में टहल रहा होता है, तभी वहां उनका मंत्री आ जाता है। अर्जुन सिंह को परेशान देख वो उनके पास चला जाता है। क्या हुआ महाराज? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं मंत्री, कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं है मंत्री, बस एक दुविधा में फंस गया हूँ। कैसी दुविधा महाराज? मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मंत्री, तुम तो जानते हो कि वीर और ज्ञान अब दोनों इतने बड़े और समझदार हो चुके हैं कि अब मुझे इन दोनों में से एक को अपने राज्य का राजा बना देना चाहिए। हाँ, तो इसमें समस्या कैसी महाराज? ये तो बहुत आसान है। आप ज्ञान बेटा को अपने राज्य का अगला राजा बना दीजिए। ऐसा क्यों मंत्री? मुझे ज्ञान को राजा क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि महाराज, ज्ञान बेटा काफी समझदार है और वो हमेशा आपके साथ में रहकर राज्य को चलाने के तौर तरीके सीखते रहते हैं, जिससे उन्हें आगे अच्छा राजा बनने में मदद मिलेगी। मंत्री, बात तो तुम्हारी सही है, परंतु अगर मैं ज्ञान को खाली इस बात के लिए उसे राज्य का राजा बना दूं कि वो अपना सारा समय मेरे साथ रहकर राज्य की समस्याएं सुनता है, तो ये वीर के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि राजा को खाली राज्य की समस्याएं नहीं दूर करनी होती हैं, समय आने पर उसे राज्य के लिए राज्य के दुश्मनों से लड़ना भी होता है, जिस चीज में वीर को महारत हासिल है। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है। फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ मंत्री, तभी तो मैं तुम्हें इतना परेशान लग रहा हूं। पर आप उन्हें अभी राजा क्यों बना रहे हो? अभी तो आप काफी अच्छे हो, तो इतनी जल्दी क्या है? बात जल्दी की नहीं है, पर आज नहीं तो कल मुझे इन दोनों में से एक को राजा तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ महाराज, पर आप दोनों में से एक को कैसे राजा बनाओगे? वही तो सोचना है मंत्री, कि वीर और ज्ञान में से किसे राजा बनाया जाए। महाराज, मेरे पास एक सुझाव है जिससे शायद आपको कुछ मदद मिल सके। हाँ मंत्री, बताओ क्या सुझाव है। महाराज, क्यों ना अपने राज्य के साधु बाबा को बुलाया जाए और उनसे इस समस्या के बारे में बात की जाए। शायद वो कोई उपाय बता सके। हाँ मंत्री, बात तो तुमने सही कही, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। जाओ जल्दी से बाबा को बुला लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर बाबा को बुला लाता हूँ। मंत्री फटाफट से साधु बाबा के यहाँ पहुंच जाता है। बाबा, आपको महाराज ने बुलाया है। क्या हुआ मंत्री बेटा? अचानक क्यों बुला लिया महाराज ने? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाँ बाबा, इसीलिए तो आपको उस समस्या को दूर करने के लिए महाराज बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आकर महाराज से मिलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब अर्जुन सिंह अपने राजमहल में टहल रहा होता है, तभी वहां साधु बाबा आते हैं। बोलो बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मंत्री ने मुझे बताया था कि तुम बहुत परेशान हो किसी समस्या की वजह से। हाँ बाबा, एक समस्या तो है जिससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बोलो बेटा, क्या समस्या आ गई है? बाबा, आप तो जानते हो मेरे दो बेटे हैं, वीर और ज्ञान, और अब मुझे अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना है और मैं दोनों में से किसे चुनूं इसी दुविधा से परेशान हूं। एक तरफ वीर है जो बहुत बलशाली है और दूसरी तरफ ज्ञान है जो बहुत ही बुद्धिमान है। पर आप तो जानते हो कि राज्य की कमान संभालने वाले को दोनों ही सूरतों में अच्छा होना चाहिए और मैं किसी एक को चुनकर दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकता। बेटा, अगर तुम नहीं चुन पा रहे हो तो ये जिम्मेदारी राज्यवासियों को सौंप दो। वो जिसे चुन लेंगे फिर तुम उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लेना। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, राज्यवासी कैसे चुनेंगे? देखो बेटा,
तुम्हें पता है कि वीर बलशाली है और ज्ञान बुद्धिमान, पर क्या तुमने अब तक वीर की बुद्धि की परीक्षा ली है और ज्ञान के पास कितनी शक्ति है उसका भी अनुमान लगाया है? नहीं बाबा, अब तक तो नहीं। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले उनकी काबिलियत की परीक्षा लेनी होगी। तो कुछ इस तरह की चुनौती उन दोनों के सामने रख दो जिसे सुलझाने में बल का भी प्रयोग लगे और बुद्धि का भी। और ये चुनौती उन्हें राज्य के लोगों के बीच में जाकर साबित करनी होगी, ताकि राज्यवासियों को भी लगे कि महाराज अर्जुन सिंह ने सही दावेदार चुना है राजा बनने के लिए। पर तुम पहले तो दोनों को इस बारे में बता दो कि तुम उन दोनों में से एक को चरणपुर का अगला राजा बनाने वाले हो, और राजा चुनने से पहले उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि दोनों इस योग्य हैं कि उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपा जा सके। शुक्रिया बाबा, क्या खूब तरीका बताया है आपने। इससे तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। बेटा, पर याद रखना, चुनौती ऐसी हो कि बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा एक साथ हो जाए। हाँ बाबा, मैं समझ गया। राजा अर्जुन सिंह को इतना बढ़िया सुझाव देकर बाबा वहां से चले जाते हैं और अर्जुन सिंह राजमहल में फिर से टहलना शुरू कर देता है। टहलते टहलते अर्जुन सिंह अचानक रुक जाता है और अपने मंत्री को बुलाता है। अर्जुन सिंह के बुलाते ही मंत्री फौरन से वहां पहुंच जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री, साधु बाबा ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने के लिए। क्या बात है महाराज, यानी बाबा को यहाँ बुलाना सफल साबित हुआ? हाँ मंत्री, और बाबा के हिसाब से मुझे वीर और ज्ञान में से एक को राजा बनाने से पहले वीर की बुद्धि की और ज्ञान के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। पर आप ये कैसे करोगे महाराज? कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ मंत्री, पर उसके लिए मुझे अपने राज्य के 2 ऐसे गांव बताओ जिन गांवों में केवल एक एक कुआं हो और दूसरा पानी का स्रोत ना हो, और हाँ, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हो। रुकिए महाराज, मुझे थोड़ी देर सोचने दीजिए। महाराज की ये बात सुन मंत्री दोनों गांवों के बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो महाराज को 2 ऐसे गांवों के नाम बता देता है। महाराज, ऐसे 2 गांव तो है जिन गांव में एक एक कुआं है। एक का नाम सरना है, जहां केवल एक कुआं है, और दूसरे का नाम अधिया है, जहां एक कुआं है, और दोनों गांव के पास दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। मंत्री, दोनों गांव एक दूसरे के अगल बगल में है ना? हाँ महाराज, एकदम अगल बगल में। परंतु महाराज, मुझे भी तो बताइए, आपने क्या सोचा है? कैसे लोगे दोनों की परीक्षा? थोड़ा धैर्य रखो मंत्री, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। महाराज, मैं ये तो समझ गया कि आपने दोनों गांव परीक्षा के लिए सोचे हैं, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए? यह भी तुम्हें पता चल जाएगा मंत्री कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए। तुम पहले फटाफट से वीर और ज्ञान को बुला लो। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वीर और ज्ञान अर्जुन सिंह के पास पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों आओ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी, क्या जरूरी बात है? बेटा देखो, अब समय आ गया है कि चरणपुर राज्य को उसका नया राजा मिल जाए। क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो अभी अच्छे हो, फिर आप राज्य की कमान किसी और को क्यों देना चाहते हो? बेटा, राजा के पद की कमान मैंने अभी किसी को नहीं सौंपी तो बाद में देर हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होता देख पाऊंगा। तो मेरे जीते जी ये कमान या तो वीर तुम्हें या ज्ञान तुम्हें, तुम दोनों में से एक को सौंपना चाहता हूं। पिताजी की ये बात सुनकर वीर तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ पिताजी, मैं तो तैयार हूँ। मैं चरणपुर का नया राजा बनने तैयार हूँ। और बेटा ज्ञान, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें नहीं बनना क्या राजा? पिताजी, आप जो फैसला लेते हो सही लेते हो, तो आपको जैसा सही लगे, आप जिसको राजा बनाने तैयार है, मैं उसको अपना राजा मानने तैयार हूं। देखो बच्चों, इस पद के लिए 2 उम्मीदवार है, एक बेटा वीर तुम और बेटा ज्ञान तुम। पर मैं किसी एक को राजा बनाकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों को मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम इस पद के सही दावेदार हो। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? मैं तो तैयार हूँ किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए। वीर बेटा, तुम्हें सरना गांव में जाना है और ज्ञान तुम्हें अधिया गांव में। गांव में जाना है? पर क्यों पिताजी, हम गांव में जाकर क्या करेंगे? देखो बच्चों, सरना गांव और अधिया गांव दोनों में एक एक कुआं है और दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है, जिस कारण उन गांव वालों को गर्मी के महीनों में काफी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के लिए कहीं से भी एक और पानी के स्रोत का इंतजाम कर दो, ताकि आने वाले गर्मियों के समय पर उन्हें पानी के लिए तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी,
मैं अभी जाकर उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम कर देता हूँ। रुको बेटा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपने राजमहल के किसी भी सैनिक या सिपाही को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी करना है तुम्हें अकेले करना है। अर्जुन सिंह की ये बात सुनकर वीर तो चौंक जाता है। क्या कहा पिताजी आपने? तो हमें अकेले ही गांव में जाकर उनके लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करना होगा। हाँ बेटा, जो भी करना होगा तुम्हें अकेले करना होगा। उसके बाद क्या था, वीर तुरंत वहां से बिना कुछ सोचे समझे सरना गांव के लिए निकल जाता है। पर ज्ञान वहीं रुककर अर्जुन सिंह से बात करने लगता है। पिताजी, मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है। पिताजी, हम राजमहल के सिपाही और सैनिकों की मदद नहीं ले सकते, पर उसके अलावा किसी की मदद ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, राजमहल के सैनिकों और सिपाहियों के अलावा तुम जिसकी चाहे उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है पिताजी, तो मैं भी जा रहा हूँ अधिया गांव, उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने। फिर वहां से ज्ञान भी अधिया गांव के लिए निकल जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीर ने सरना गांव वालों के लिए दूसरे पानी का स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। वीर अर्जुन सिंह के कहे अनुसार सरना गांव में पहुंच जाता है। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब ये सोचना होगा कि कैसे पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करूं। वीर को अपने बल की शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गांव के खेतों में जाकर खुदाई करने लगता है। वो बिना किसी से पूछे अलग अलग गांव वालों के खेतों में खुदाई करता है। इसी तरह अलग अलग लोगों के खेतों में खोदते खोदते 3-4 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वहां के गांव वाले इस बात से परेशान होकर गांव के मुखिया को वीर से बात करने भेजते हैं। राजकुमार वीर, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों लोगों की खेतों में खुदाई कर उनकी जमीन बर्बाद कर रहे हो? तुम कौन हो और इस तरह मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, और आप जिस तरह लोगों की जमीन पर खुदाई कर रहे हो और उन्हें बर्बाद कर रहे हो, उससे सभी गांव वाले परेशान हो गए हैं। मुखिया, मैं तुम्हारे भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पिताजी ने तुम गांव वालों को दूसरा पानी का स्रोत ढूंढ कर देने कहा है, और तुम्हारे गांव के पास कोई नदी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए दूसरा कुआं खोद रहा हूँ। पर राजकुमार, कुआं खोदने की जगह आपने 3-4 दिनों में 5 लोगों की जमीन बर्बाद कर दी है। राजकुमार, हो सके तो आप रहने दो, हम गांव वाले आपके जगह कुआं खोद देते हैं। नहीं मुखिया, मैं इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि एक कुआं खोदने के लिए तुम गांव वालों की सहायता लूं। मुखिया परेशान होकर वहां से चला जाता है और वीर अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह वीर बिना किसी के मदद के और 5-6 दिनों तक अलग अलग और लोगों के खेतों में खोदता है, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से परेशान होकर वीर वहां से निकलकर राजमहल के लिए निकल जाता है। अब जानते हैं ज्ञान ने अधिया गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। ज्ञान भी अधिया गांव में पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। ज्ञान जब मुखिया के पास पहुंचा तो देखता है मुखिया सोया हुआ था। मुखिया को सोता देख ज्ञान उसे आवाज लगाता है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, जरा सुनिए तो। ज्ञान की आवाज सुनकर मुखिया उठ जाता है और ज्ञान को देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे राजकुमार ज्ञान, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मुखिया जी, मुझे पिताजी ने भेजा है। वो बोल रहे थे आपके गांव में केवल एक कुआं है और उसके अलावा दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। हाँ राजकुमार, ये बात तो सही है। हमारे गांव में पानी के स्रोत के नाम पर केवल एक कुआं है। मुखिया जी, इसी परेशानी को दूर करने पिताजी ने मुझे भेजा है। पर वो तुम कैसे दूर करोगे बेटा? देखिए मुखिया जी, आपके गांव के पास से कोई नदी तो नहीं गुजरती है, इस कारण हमें गांव में एक और कुआं खोदना होगा। हाँ बेटा, हमें मंजूर है, पर कहाँ खोदे जहाँ पानी मिल सके? देखिए मुखिया जी, हमें जमीनी स्थल का पानी सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और गर्मियों में भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता। मुखिया जी, ऐसी कोई जगह है आपके नजर में? हाँ बेटा, हमारे गांव के बगीचे के पास जो खेत है उसके पास के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। हाँ तो मुखिया जी, हमें खुदाई वहीं करनी होगी। बेटा, तो हम लोग कब से खुदाई शुरू करें? मुखिया जी, करे नहीं करेंगे, मैं भी सभी लोगों के साथ मिलकर खुदाई का काम करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दी है। ठीक है बेटा, तो कब से शुरू करेंगे खुदाई का काम? मुखिया जी, कल सुबह आप 3-4 लोगों को खुदाई के सामान के साथ वहां लेकर पहुंच जाना, मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा, मैं सुबह सारे साजो सामान के साथ पहुंच जाऊंगा। फिर क्या, अगली सुबह ज्ञान सबसे पहले आकर बगीचे वाले जमीन के पास खड़े हो जाता है और बाकी गांव वालों का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लो बेटा, आ गए हम,
बताओ कहाँ कहाँ खुदाई करनी है। मुखिया जी देखिए, हम सिर्फ एक जगह पर खुदाई करके पानी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको पहले अलग अलग जगह पर खुदाई करनी होगी, और जैसे ही किसी एक जगह पर भी पानी मिले तो हम सब मिलकर उस जगह पर खुदाई करेंगे। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या था, सारे गांव वाले और ज्ञान मिलकर अलग अलग जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते करते सारे गांव वाले थक जाते हैं, तो ज्ञान मुखिया जी को बुलाकर उन सभी को थोड़ी देर आराम करने कहता है। मुखिया जी, सभी गांव वाले थक गए हैं, थोड़ी देर सभी को आराम करने कह दो। थोड़ी देर आराम करेंगे तो काम करने में और ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। ज्ञान के कहे अनुसार सारे गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं और खाना वगैरह खाने लगते हैं। सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, परंतु ज्ञान अभी भी खुदाई का काम शुरू रखता है और उसे काम करता देख मुखिया उसे भी खाना खाने बोलने जाते हैं। बेटा बस करो, चलो सबके साथ मिलकर कुछ खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मुखिया जी, बस थोड़ी देर और काम कर लेता हूं, फिर आकर खा लूंगा। वैसे भी मुझे अभी इतनी भी भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर थोड़ी देर में आकर खाना खा लेना। ठीक है मुखिया जी, आप लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक यह मैं संभालता हूं। फिर क्या था, मुखिया भी सबके साथ मिलकर खाना खाने बैठ जाता है और ज्ञान खुदाई में लगा रहता है। जब सभी गांव वाले और मुखिया खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं, तभी जहां ज्ञान खुदाई कर रहा होता है, तभी वहां एक पानी का फुव्वारा निकलता है, जिससे देख ज्ञान बहुत खुश होता है और सारे गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी जल्दी आइए और देखिए, आखिरकार हमें पानी मिल गया। मुखिया पानी का फुव्वारा देख बहुत खुश होता है और ज्ञान का धन्यवाद करने लगता है। अरे मुखिया जी, धन्यवाद किस बात का? मैं आपके राज्य का राजकुमार हूं, तो पिताजी के साथ साथ मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है अपने राज्यवासियों के प्रति। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। और बेटा अब खुदाई का काम आप हम पर छोड़ दो। पानी का स्रोत तो मिल चुका है, बाकी का हम लोग खोद देंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं राजमहल के लिए निकलता हूं, बाकी का आप लोग संभाल लेना। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर राजमहल चले जाओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। इस तरह वीर और ज्ञान दोनों की चुनौती समाप्त होती है, जिसमें ज्ञान सफल होता है और वीर असफल। वीर और ज्ञान दोनों गांवों के सफर के बाद अर्जुन सिंह से राजमहल में मिलते हैं। और बच्चों, कैसा रहा तुम दोनों का गांव का सफर? पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे सफलता नहीं मिली। देखो बच्चों, किसके साथ क्या हुआ मैं सब जानता हूं। वीर, तुम असफल हुए और ज्ञान सफल हुआ, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे असफल होने का कारण और ज्ञान के सफल होने की वजह? नहीं ना? नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं समझा। बेटा, तुमने कुआं खोदने का सोचा, वो बिल्कुल सही था, पर तुमने बिना कुछ सोचे समझे किसी भी जगह खोदना शुरू कर दिया, और तुम अपने बल की शक्ति के कारण तुमने और किसी की मदद नहीं ली। तुम बस अपने बल के भरोसे कुआं खोदने की सोच रहे थे, जिस कारण तुम्हें सफलता नहीं मिली। और वही दूसरी तरफ ज्ञान ने भी कुआं खोदने का सोचा, परंतु उसने सोच समझकर खुदाई की जगह का चुनाव किया और अपने बल के साथ साथ और गांव वालों को भी साथ लेकर खुदाई की, जिस कारण उसको सफलता इतनी जल्दी मिली। तो वीर बेटा, तुम कुछ समझे या नहीं? जी पिताजी, मैं समझ गया कि बल के साथ इंसान को बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और खुद के बल पर पूरा भरोसा करने की जगह एकता की ताकत को मान सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह वीर को एक अच्छा सबक मिल गया था और ज्ञान ने बुद्धि की ताकत और एकता के बल का प्रयोग करके अर्जुन सिंह द्वारा दिए गए चुनौती को पार कर दिखाया और चरणपुर का अगला राजा बनाने की अपनी क्षमता को भी साबित कर दिखाया। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है
रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही हैं। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूं सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूं माँ से। कब तक जी? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है। वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती हैं, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती हैं। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या? घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा, पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है।
रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम? रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई। अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थीं। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया। आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया। मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है। मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना। बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश की आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी। तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है, सीमा, जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती हैं, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी।
सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है। अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं। चलो, अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है। आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप मैं जो बोलूंगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ। बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना, कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लुट गई। किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है। रमेश, अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा? जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना, तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है, तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है। देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है। माँ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ, मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती हैं। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है। माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है। सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो। आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा, मुझे भी माफ कर देना। माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली। पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।